अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये पार्ट टू की फिज़िक्स है, CSS पेपर बी, उसका ये आखिरी सेक्शन है। करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, ये सब चीज़ें मिला के आपका वन क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। तो इसको हम शुरू करने लगे आज। और इसमें शुरू करने से पहले ज़रा वर्ड्स जी, करंट का अगर हम स्टार्ट करें, ये जो अब आपके सामने स्क्रीन पे एक टॉपिक नज़र आ रहा है, इसको आपने स्टडी करना है टू मेक एंड श्योर ऑब्जेक्टिव टाइप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपसे करंट का सवाल पूछा जाएगा, बट यू शुड नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव एंड है किसी तार का, और ये इसका नेगेटिव एंड है, ठीक है जी, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, बट वी नो कि देयर इज़ नो पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, और ये मूव करते हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की जानिब, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे एक तो। दूसरी चीज़ आप इसके अंदर ये याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये कन्वेंशनल करंट का कहलाता है, क्योंकि साइंटिस्ट को जब तक पता नहीं था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, दे सपोज्ड कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्कवर हो गए और पता लगा कि भाई प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मुकीद होता है, बंद होता है, असल जो करंट है मेटल्स के अंदर वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, अब वो फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जब ये बात डिस्कवर हुई, उस वक्त तक पहले बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, आर्टिकल थीसिस छप चुके हुए थे, तो उस पर भी देखा गया कि यार या करंट की डायरेक्शन चेंज करें या ना करें। तो उस पर जब डिबेट हुई तो देखा गया कि वी आर कंसर्न अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। जो हीटिंग इफेक्ट हो सकते हैं, मैग्नेटिक हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, और ये हीटिंग और इफेक्ट डजेंट डिपेंड कि जी करंट की डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है। पंखे को चलाना है, करंट राइट से आए लेफ्ट से आए, अभी पंखा हमारा चलना चाहिए, हवा फेंकनी चाहिए, बल्ब को ऑन होना चाहिए, करंट चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, करंट की जो डायरेक्शन है हम वही रखेंगे कन्वेंशनल, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट वी स्टिल नो कि करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट होगा। जितना भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब का सब हम कन्वेंशनल करंट के हवाले से पढ़ेंगे, और जो भी राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अप्लाई करें, वो सब कुछ हम अप्लाई करेंगे फॉर कन्वेंशनल करंट। और अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं आप और उससे कोई डायरेक्शन आती है चार्ज पार्टिकल की मोशन की, तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की आएगी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो डायरेक्शन है, जो भी आंसर आ रहा है उसका ऑपोजिट आंसर आपने ले लेना है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब अगली बात वापस आते हैं इससे टॉपिक की तरफ कि करंट जब भी फ्लो करता है दो पॉइंट्स के इन बिटवीन करता है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। और इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही होती है, ये उसका फॉर्मूला है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला हमने FSC में पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। यूनिफॉर्म होती है ऑब्वियसली, नेट करंट की वेलोसिटी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तकरीबन 10⁻³ से -4, ज़्यादातर -3 लेते हैं मीटर पर सेकंड होती है, बहुत कम होती है अगरचे, क्योंकि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, फ्री कोई चार्ज आपके पास मेटेलिक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है जी, फ्री मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई उसके ऊपर आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, उस तार को आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ नहीं लगाया हुआ, तो ऐसी मेटालिक प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है, जिगजैग मोशन होगी, रैंडम मोशन होगी।
उस रैंडम फैशन में जितने इलेक्ट्रॉन हम सपोज करते हैं राइट पे मूव कर रहे हैं उतने लेफ्ट पे, जितने ऊपर उतने नीचे, तो नेट करंट इन द वायर ज़ीरो होगा। लेकिन जब वायर को, मेटालिक प्लेट को आप किसी बैटरी से ज्वाइन कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब हमने देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने क्या लेनी है, उसी के मुताबिक ये सारी डिस्कशन है। ठीक है, कन्वेंशन करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसके ऊपर इसका यूनिट एम्पेयर होता है, याद रखिएगा एम्पेयर होता है कूलम पर सेकंड। ठीक है, अगला ये सारा पैराग्राफ यूनिट्स के हवाले से है और इसको आपको ज़रा आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी कहलाता है। आगे हमने इसको ही फॉर्मूला लेना है और उसके लिए आपने ये लेना है कि आपने कंडक्टर लेट किया हुआ है ये वाला। अब देखें इस कंडक्टर है, इसका आपने जो थोड़ा सा एरिया और क्रॉस सेक्शन लिया हुआ उसका आपने एरिया लिया हुआ ए, इसकी जो थिकनेस है ना वो है वी डी टी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वेलोसिटी आप ले लें वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टी ले लें डी टी, तो ये डी एस थिकनेस आ गई इस एरिया की, ये वाली थिकनेस आ गई। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा मैं शेड करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आपने मालूम करना है चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है, सिंगल चार्ज इनटू टोटल चार्ज पार्टिकल्स की तादाद। ये हम कैसे निकालते हैं, हम लेट कर लेते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वी। ठीक, अब वॉल्यूम कितना लिया हुआ आपने, ए फॉर एरिया और डी एस फॉर वॉल्यूम। तो ए डी एस जिसको आगे जाके हम एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू उसकी जो टोटल टाइम ये डी टी, ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब वॉल्यूम को जब हम स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो ये एन ए वी डी डी टी ये हमारे पास बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज को अगर आप टी से डिवाइड कर दें तो ये करंट आ गया आपके पास, ये वाला फॉर्मूला। करंट को आप एरिया से डिवाइड कर दें तो करंट डेंसिटी आ गया। और याद रखिएगा करंट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रखने के बावजूद। वजह हेड टू टेल रूल को ओबे नहीं करता करंट, एडिशन वेक्टर एडिशन के लॉस को ओबे नहीं करता। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा, अब आमतौर पर करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ली जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है करंट की और करंट डेंसिटीज़ के। ये है जी करंट की डेंसिटी की डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अलॉन्ग। आप ले लेंगे इसको, देख लीजिएगा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास इसमें जो चीज़ आती है वो आपने, ये न्यूमेरिकल है करंट डेंसिटी के हवाले से, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, सोल्यूशन साथ ही गिवन है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। आगे फिर ओम्स लॉ का भी जिक्र आना है ऑब्वियसली। रेजिस्टिविटी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कोई करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो कंडक्टर के एटम्स की जो वाइब्रेशनल मोशन है ये हिंड्रेंस पैदा करती है और उसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो आपने इससे पहले बड़ा सिंपल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल होती है आमतौर पे लेंथ ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो L ओवर A और इक्वालिटी में लाएंगे तो जो आप कांस्टेंट लगाते हैं वो रो L ओवर A, रो को हम रेजिस्टिविटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी किस्म का कोई कंडक्टर है ना, उसकी कोई भी लंबाई है, कोई भी चौड़ाई है, कोई भी ऊंचाई है, उसकी जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट वो रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं ना तो इसमें कंडक्टर की डायमेंशंस फिक्स कर देते हैं। ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, यानी उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो पूरी दुनिया वैसे आपको पता है ना, रेजिस्टेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। लेकिन जब आप लेंथ को फिक्स कर दिया, एरिया को भी फिक्स कर दिया, वॉल्यूम यानी फिक्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो ये कांस्टेंट हो गई।
बहरहाल फिर भी ये टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। ओम्स लॉ, जब आप करंट फ्लो करवाते हो किसी भी कंडक्टर में से, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है के अगेंस्ट ही होता है ये काम। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। करंट ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करंट तभी फ्लो करेगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जब कम होगा तो कम करंट फ्लो करेगा। इसमें आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की शक्ल में हम ले रहे होते हैं आमतौर पे। मतलब ये ओम्स लॉ तब एप्लीकेबल है जब फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर तब्दील नहीं होंगी। टंगस्टन फिलामेंट में ये तब्दील हो जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, वही से रेप्लिक है उन तमाम बातों का ये, ठीक है। आइडियलाइज कंडीशन में लग जाता है, लेकिन कॉपर वगैरह के ऊपर भी एक ख़ास हद तक हम इसको अप्लाई करवा लेते होते हैं। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी की रेशो के हवाले से इसको आप देख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसमें अगर आप इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये क्या है कि याद रखिएगा कि वो डेफिनेशंस ही हैं, उनके यूनिट्स हैं, कंडक्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उनके यूनिट्स, ये सारी जो हम एफएससी में चीज़ें पढ़ के आते हैं ये वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ओमिक, नॉन ओमिक मटेरियल का जिक्र है, सेमीकंडक्टर आपके नॉन ओमिक मटेरियल है, क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है ना वी और आई का, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। टंगस्टन फिलामेंट भी नॉन ओमिक मटेरियल है, लेकिन कॉपर है, गोल्ड है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ओमिक मटेरियल होती हैं अप टू सर्टन टेम्परेचर तक। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस का ताल्लुक। याद रखिएगा कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर हमें इस पूरे आर्टिकल को आपके वो एफएससी वाले हवाले से देखा जाए तो अगर आप लेते हैं ना डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल टू होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। डेल्टा आर प्रोपोर्शनल होती है आपका चेंज इन टेम्परेचर के। इनको आप इकट्ठा कर दें, दोनों को इक्वालिटी में ले आएंगे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेम फार्मूला आप रेजिस्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। डेल्टा रो कर लेंगे तो यहाँ रो नॉट आएगा, यहाँ डेल्टा रो करेंगे यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फ़ा रो नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा रो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है माइनस इनिशियल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस। इसको अगर आप यहाँ पुटअप कर दें डेल्टा इस फॉर्मूले को इस जगह पर और उसको अरेंज करें तो ये वाला फॉर्मूला डेवलप हो जाता है आपका दिस वन। न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर डिग्री यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टिविटी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे। बस फ़र्क ये करना है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ करना है और रेजिस्टिविटी में रेजिस्टिविटी का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखा जाए ना, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी हो सकता है, या डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा टी होता है। ऊपर वाले फॉर्मूले इस वाले के मुताबिक चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, नीचे वाले के मुताबिक चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यूज़ टेबल में लिखी हैं, टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी एकदम से ज़ीरो हो जाती है, और जिस टेम्परेचर पे ज़ीरो होती है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिन सब्सटेंसेस का नेगेटिव होता है उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, उनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। आपके सेमीकंडक्टर्स, आपके थर्मिस्टर्स, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, मेटल्स का पॉजिटिव होता है, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से देखनी है, सुपर कंडक्टिविटी का भी ऑब्जेक्टिव के हवाले से देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई है, ये वो ई इज इक्वल टू रो जे, पीछे डेफिनेशन रेजिस्टिविटी के पढ़ गया है, तो उसके हवाले से इसके अंदर कैलकुलेशन जो की गई है वो आपने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। वी इज इक्वल टू ई डी होता है ना, ई इज इक्वल टू वी ओवर एल, ये असल में वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हम पढ़ते थे, इसको वी ओवर एल आप कर दें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की जगह एल कर दें और डेल्टा वी की जगह वी शो कर दें, और जे की वैल्यू पुटअप कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर ओवर वी ओवर आई आर होता है,
वैल्यू को उधर ऊपर पुटअप करेंगे तो आर का आंसर आएगा रो एल ओवर ए। ये वही फॉर्मूला जो मैंने डायरेक्ट किया था, यहाँ फुल इसका डेरिवेशन आपके पास आ रही है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये अब आपको फुल डेरिवेशन नज़र आ जाएगी इसकी। और यहीं से आप लोग रिलेशन निकालते हैं इक्वेशन नंबर 10 के बाद 11 नंबर ओम्स लॉ का। ठीक है जी, एक ये चीज़ हो गई इसके अंदर। अब इसमें है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसके यूनिट्स हैं ओहम की वैल्यू। ये जी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट का चेंज, ये पीछे मैं आपको करवा के आ गया हूँ बातें। जो रेजिस्टिविटी के साथ था वही रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है, बस यहाँ तक आपने देखना है। बाकी ये कार्बन हिस्ट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ है ओहमिक मटेरियल का, नॉन ओहमिक मटेरियल का। ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इनको ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टॉपिक आपका पढ़ाया जाता है या पेपर में पूछा जाता है उसी से मतलब आमतौर पर न्यूमेरिकल आ जाते होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सर्किट्स के मुतालिक ईएमएफ का टॉपिक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इसको भी आपने जस्ट एक थोड़ा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लेना है। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन कोई ऐसा सच नहीं आया, ये सब शॉर्ट डेफिनेशन या ऑब्जेक्टिव का पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। अभी तक ये जितना पोर्शन हमने किया है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना आगे जाके शायद आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कंडक्टर्स की क्या होती है। ये सवाल बाकायदा पेपर में पूछा गया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बात यह है कि आपके पास जो सेल होते हैं या सोर्स होते हैं ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिन्हें आप बैटरीज का नाम देते हैं, इनके जो दोनों एंड होते हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब ये करंट सर्किट में ना भेज रहे हों, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको मैं अगर बहुत सादा अल्फाज में बयान करूँ ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, तो आप यूँ कह ले सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और जिन्होंने बाकी बहुत समझते तो आप सब लोग हैं, क्योंकि आप सब लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं, वही कॉन्सेप्ट है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट अगर करना चाहूँ तो ये देखें, अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, मैं लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सेल है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, इधर राइट साइड पे ये नेगेटिव एंड है। अब इस सेल को जब मैं किसी सर्किट से लगा दूंगा, ये मैंने जिसको सर्किट से लगा दिया आपको समझाने के लिए, अब ये करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। तो सेल क्या करेगा, एक्सटर्नली रेजिस्टेंस आर में से करंट को गुजारने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करेगा। वो जो वर्क डन करेगा वो होगा वी टी इज इक्वल टू आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ से री एंटर होगा लो पोटेंशियल से, नेगेटिव से वापस सेल के अंदर, तो इसको लेके जाना है हाई पोटेंशियल पर। अब बैटरी इस चार्ज पे जितना वर्क डन करेगी थ्रू इट्स सेल्फ, वो ईएमएफ कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। ईएमएफ का आमतौर पे हम जो फॉर्मूला लेते हैं आगे जाके आप देख ही लेंगे, वो होता है जी वी टी प्लस टर्मिनल पोटेंशियल आई आर के बराबर, और वी टी मैं बता चुका हूँ कैपिटल आई आर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे तो ई एम एफ माइनस आई आर, ये शो करता है कि आम हालात में जब करंट फ्लो कर रहा हो थ्रू द बैटरी डिस्चार्जिंग के दौरान, तो ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर होती है। लेकिन जब चार्जिंग करेंगे ना बैटरी की, चार्जिंग के दौरान ये काम रिवर्स हो जाता है, मतलब ईएमएफ लेस हो जाती है, टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा टर्मिनल पोटेंशियल चार्जर का होता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वोल्टेज होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इसका यूनिट होता है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। मतलब वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ देख लीजिएगा, एलेबोरेटेड है। वही फॉर्मूला जो मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ, यहाँ पर इसका जिक्र किया हुआ है, एग्जाम्पल भी लगभग वही ली हुई है जो आपको बताई गई है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक की रेजिस्टेंस को कहते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बगैर आमतौर पर सेल नहीं होते। कोशिश की जा रही है हाइड्रोजन सेल वगैरह बनाने की, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक, ये आपका करंट है टोटल इन द सर्किट ई ओवर आर प्लस आर, स्मॉल आर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड को कहते हैं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बल्ब वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है, बस आगे कोई चीज़ आपके करने की नहीं है। ये सब कुछ सिंबल ये वो आपके लिए नहीं है। इसमें से अगर आपने कुछ करना भी है तो वो आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये किरचॉफ इक्वेशन इसका जिक्र आ जाएगा। दिस वन वोल्टेज इक्वेशन, ये आपको ज़रा पता होना चाहिए कैसे लिखा जाती है।
ठीक है, सर्किट लूप के अंदर। इसको सॉल्व कर मत कम कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये आ गया कि जी एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनर्जी तो वर्क डन है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है। और अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है पावर को, तो पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। और वर्क जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट, यहाँ टाइम आएगा इधर टी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वी क्यू ओवर टी हो जाएगा। क्यू ओवर टी टाइम होता है, करंट होता है। तो ये वी आई फॉर्मूला बन गया पावर का। आई की जगह आई आर लगा देंगे तो आपके पास वी की जगह आई आर लगा देंगे, वी की जगह, तो ये आई स्क्वेयर आर फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर वी ओवर आर लगा दें करंट की जगह तो वी स्क्वेयर ओवर आर, ऐसा ये 3-4 फॉर्मूले आपने पहले भी किए हुए वो बन जाते हैं। तो ये वही पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले और उनकी डेरिवेशन और पावर के यूनिट्स ये आ जाएंगे आपके पास। आउटपुट पावर ये ईएमएफ के ज़रिए जो आप कैलकुलेट करते हैं उससे कहेंगे जितनी पावर डिलीवर होती है टू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट के बराबर होती है। और याद रखिएगा जो का पोटेंशियल आउटपुट पे होता है ना वो हमेशा ईएमएफ में से माइनस आईआर के बराबर होता है। मतलब ईएमएफ ज़्यादा पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल उससे ज़रा कुछ कम वैल्यू को हम बोलते हैं। ठीक है जी, एक चीज़ ये हो गई इसके अंदर। बाकी पावर इनपुट सोर्स की ये अब आपको करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप इसको लेके चलें, इसको छोड़ें इस टॉपिक को। ठीक है, इसको मैं वैसे ही यहाँ कट कर देता हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, और अब आ गया थ्योरी ऑफ मेटालिक कंडक्शन। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। इसको नाम दिया गया था कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये बड़ा सिंपल सा है कि वो तमाम मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आप उनको कंडक्टर का नाम देते हो, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है वो इंसुलेटर है। ठीक है जी, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, उनके अपना स्ट्रक्चर की वजह से एटम्स हैं आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे मौजूद एटम्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहलाती है। अब याद रखिएगा मेटल के अंदर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है, यानी कि एक आपके पॉजिटिव मेटल्स एटम्स की वो अगर लेयर है तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की लेयर है, और ये लेयर टू लेयर आपस में जुड़े होते हैं। इसी वजह से इनको आप डक्टिलिटी इनके अंदर पाई जाती है, आप इनकी शेप चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ भी याद रखिएगा, ये जो सवाल आया हुआ है इसका कंपैरिजन आया था, मतलब सवाल इस तरह आया था कि आपने दो थ्योरीज बयान करनी थी, एक एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन और एक ये वाली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आप देख लें कहाँ कंडक्शन का जिक्र है, वो जाके सॉलिड स्टेट फिजिक्स में वहाँ ये सवाल किया गया, वहाँ उस सवाल को इसके साथ मिलाया गया था। तो इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये आपका एक बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है अब तक के सेक्शन में जो इसमें दिया गया वो ये है हैप्पैज़ार्ड, जो मैं ये सारा बता चुका हूँ कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, रैंडम मोशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मोशन शुरू हो जाएगी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी हिसाब से करंट डेंसिटी वगैरह का जिक्र है। एक्सेलरेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल पकड़ते हैं, और उनकी वेलोसिटी वगैरह, ये आपको सारा का सारा पोर्शन तकरीबन हम पीछे पढ़ के आ गए हैं, वही क्वेश्चन है सारी की सारी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी दौरान जब कुलयन होती है तो कुलयन की वजह से आपको क्या मिलती है, रेजिस्टेंस, और एनर्जी डिसिपेट भी हो रही होती है। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। बाकी इसके अंदर ये है कि ये ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ टॉपिक, यहाँ पे आपका ये टॉपिक इसके पिछले लाइन पे दी एंड हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ऑब्जेक्टिव नहीं न्यूमेरिकल के हवाले से, कि न्यूमेरिकल कोई आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके जमा करते हैं 1/R1 + 1/R2 करके। और इसमें याद रखिएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। बाकी ओम्स लॉ के फॉर्मूले लगते हैं, और ये फॉर्मूला आ गया इसका नेट रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, सीरीज़ में ये वाले, और पैरेलल के फॉर्मूले यहाँ पर होंगे, प्रूव करने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, इनको वैसे देख लीजिएगा ज़रूर, 10th क्लास के आर्टिकल हैं, आपको पता ही है। उसके बाद आपके पास इसमें जो टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ दी गई हैं सोल्यूशन के हवाले से, इनको न्यूमेरिकल की से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ठीक है, किरचॉफ रूल्स ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करने, दो रूल होते हैं, एक लूप रूल होता है और एक पॉइंट रूल होता है। पॉइंट रूल तो होता है करंट्स का, जितने करंट आएंगे किसी पॉइंट की तरफ या जंक्शन की तरफ उतने करंट बाहर जाएंगे, या जंक्शन के अराउंड टोटल करंट का सम 0 होता है।
और लूप रूल ये होता है कि एक लूप में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं ना वो सब ज़ीरो होते हैं उनका सम। हाँ, जो मेन बैटरी है उसका पोटेंशियल आप पॉजिटिव लेंगे और जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रही है उनका नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये जी आपके दोनों रूल्स हैं, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लीजिएगा, बस इसको डेफिनेशन की हद तक रखें। एप्लीकेशन इसकी करेंगे, अभी एक आरसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन आपका वो टॉपिक नहीं है कि बाकायदा से पढ़ लीजिएगा, ये याद करने के लिए से देख आपको पता होना चाहिए कब पॉजिटिव लेना है इसको, कब नेगेटिव लेना है। वो बड़ा आसान तरीकाकार है। बड़ी बैटरी आप हमेशा पॉजिटिव रखें, बड़ी बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दीजिए। अब अगर करंट बड़ी बैटरी की डायरेक्शन में आप गुजार देंगे पूरे सर्किट में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जिस जिस बैटरी में करंट नेगेटिव एंड से एंटर होगा और पॉजिटिव एंड से बाहर आएगा, उस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे आप, और जिसमें उलट होगा उसका नेगेटिव लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आपको पता है कि करंट पॉजिटिव एंड से बाहर आता है बैटरीज में, तो एक बैटरी हमारी बड़ी बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमने जिस तरह 20 वोल्ट और 10 वोल्ट लगाया, मैंने 20 वोल्ट को की डायरेक्शन में करंट को गुजार दिया, घुमा दिया, तो उसमें मैंने पॉजिटिव एंड से उसके करंट निकाला। अब अगली बैटरी के अगर नेगेटिव एंड से पोटेंशियल एंटर होकर पॉजिटिव से ही बाहर आ रहा है तो दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव। लेकिन अगर अगली बैटरी के पॉजिटिव से करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव से बाहर आ रहा है तो अगली बैटरी का पोटेंशियल मैं नेगेटिव लेट करूंगा। ये छोटा सा असूल है, याद रख लें। और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हमेशा क्या लेंगे, जीरो, IR1 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। न्यूमेरिकल हल किस्म के हो जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप FSC चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल चेक कर सकते हैं, उसमें 2-3 न्यूमेरिकल गिवन हैं, यहाँ भी हैं, इनको भी देखिए, देखें उसी किस्म के, इनको देख लीजिएगा। कोई मसला हो पूछ लीजिएगा, वैसे सारा डिटेल लिखा है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल के हवाले से आपने देखना, कोई इतना बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, सर्किट है बस। ये आपने जो टॉपिक करना RC सर्किट, ये पेपर में आया हुआ है, RC हो जाएगा, RL हो जाएगा, RLC सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट तो वैसे ही आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनका एनालिसिस, इनका सोल्यूशन। RC सीरीज सर्किट में हमने क्या करना है, इसकी सर्किट इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से इसको पढ़ना है। ठीक है जी, ये आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो पढ़ा है ना, ये उसी तरह से ये टॉपिक आएगा आपका। अब देखें, चार्जिंग जब आप करते हैं तो ये आपका सर्किट बना हुआ है सामने लेफ्ट साइड पर, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जब अभी स्विच ओपन है उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। जब आप करंट फ्लो नहीं कराते, आपका टाइम स्टार्टिंग ज़ीरो है, उस लम्हे इनिशियली आपके पास जो सर्किट का करंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है जी, ज़ीरो करंट है, और वो ज़ीरो जो करंट को अगर आप उसकी वैल्यू करते हैं वो ये आपका उसका पोटेंशियल आता है EMF ओवर R टोटल रेजिस्टेंस जो लगी हुई है। ठीक है, अब जब आप करंट फ्लो कराना शुरू कर देते हो करंट के अंदर, तो करंट ऐसा ऐसा इंक्रीज करता है, स्मॉल वैल्यू I से ऑनवर्ड बढ़ता है। उस लम्हे बाहर जो ये जो दो टर्मिनल लगे हुए रेजिस्टेंस के दाएं बाएं AB स्मॉल, इनका पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखा हुआ है IR, और जो पोटेंशियल ड्रॉप आपके कैपेसिटर का है वो Q ओवर C है। Q इज इक्वल टू CV फार्मूला होता है ना, तो Q ओवर C इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब एक पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर का है, एक कैपेसिटर का है, और एक मेन पोटेंशियल ये वाला, ये पॉजिटिव हो गया, बाकी दो नेगेटिव हो गए। तो EMF माइनस VAB माइनस VBC इक्वल टू 0, वैल्यू पुट अप की ये आप करेंगे। एक मैंने आपको शायद नज़र ना आए इसमें रिकॉर्डिंग में, अब नज़र आ रहा होगा ये। तो ये EMF माइनस VAB माइनस VBC इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको अब आपने थोड़ा सा रीअरेंज करना है करंट के हवाले से, ये बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब जब आप टाइम को ज़ीरो लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका चार्ज ज़ीरो था, जब करंट टाइम ज़ीरो था स्टार्टिंग में, चार्ज ज़ीरो था। ठीक है जी, इसको ज़ीरो पुटअप करेंगे जब चार्ज को, इनिशियल करंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं ये वाली, E ओवर R आ जाएगा आपके पास। और जब आपका चार्जिंग होती जाएगी और चार्जिंग अपनी फाइनल वैल्यू पे यानी कि QF पे पहुंचेगा तो करंट फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब आप करंट ज़ीरो पुटअप करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब
ये आपने चार्जिंग कर दी है। जब चार्जिंग कर देते हैं आप, तो जो करंट की इक्वेशन पीछे आपने पढ़ी है, उसी इक्वेशन को जब आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, आई को डी क्यू ओवर डी टी, इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है इस शेप में, और ये क्या है, 1 ओवर माइनस 1 ओवर आर सी, इसमें से आपने कॉमन निकालना है। और फिर रीअरेंज करने इसके बाद इसको आपने डिफरेंस इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपने जो वेरिएबल सेपरेट करने हैं, जो डी क्यू है, डी क्यू के साथ आपने चार्ज को ले गए और डी टी के साथ 1 ओवर आर सी को ले गए, क्योंकि इसमें 1 है, 1 इसका इंटीग्रल 1 आना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपने इंटीग्रल साइन डालें, और इंटीग्रल साइन डालने के बाद अंदर जो सिंबल है उनके ऊपर प्राइम डाल दिया, क्योंकि आपने थोड़ा सा चेंज वेरिएबल करना है। वजह कि आपने लिमिट ले रहे हैं 0 टू क्यू। अगर आप यहाँ प्राइम ना डालते तो लिमिट को आपने क्यू प्राइम करना पड़ता है, वो भी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हम जनरल फार्मूले में हम क्यू सी वी टी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो चेंज ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई बराबर होता है ए टू बी के दरमियान, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 का आएगा, 0 टू टी लगाएंगे तो टी आंसर आएगा, जो टी ओवर आर सी बन गया, माइनस पहले से मौजूद है। और ये इस पर फॉर्मूला लगेगा, ये 1 ओवर एक्स इंटीग्रल हो तो क्या होता है, लॉग एक्स, और एक्स के साथ अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा तो वो आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर अपर माइनस लोअर लिमिट का आंसर ये आता है। और इसको अभी इस इक्वेशन को आपने हल करना है। लॉग खत्म करेंगे ना तो राइट साइड ई की पावर में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की इक्वेशन बनानी है, चार्ज की। ये चार्जिंग आप निकाल रहे हैं, चार्जिंग इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, से करंट निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। तो आपने सिर्फ ये करना है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 12 है, इसके अंदर आई का मतलब डी क्यू ओवर डी टी, इसको करेंगे जैसे डिफ्रेंशिएट तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी इसकी नेट, जिसमें कि ई ओवर आर पीछे आप पढ़ करके आए आई नॉट के बराबर है इनिशियल करंट, और ये आपके पास इसकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन है। ये है चार्ज की शक्ल में और ये है करंट की शक्ल में। इसके अंदर जो आरसी फैक्टर है ना, ये आपका टाइम कांस्टेंट को शो करता है। टाइम कांस्टेंट कहते हैं उस टाइम को जिसमें तकरीबन 63% आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। और याद रखिए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट का टाइम हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। और इसी इक्वेशन को जब आप डिस्चार्जिंग की तरफ लेके जाएंगे तो डिस्चार्जिंग में ऑब्वियसली आपका जो, अच्छा चार्जिंग का एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ ग्राफ बनाओ, ये जो ग्राफ है पहले भी आपने पढ़ रखा है फैसीवारा में, ये वही है चार्जिंग। आप 0 से स्टार्ट करके बाहर की तरफ चलते हैं, और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आर सी कॉन्स्टेंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है। आर सी के प्रोडक्ट टाइम कॉन्स्टेंट पे, टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा है चार्जिंग स्लो होगी, टाइम कॉन्स्टेंट कम है चार्जिंग फास्ट हो जाएगी, और यही हार्ड डिस्चार्जिंग है। तो डिस्चार्जिंग का भी आपने सीधा एनालिसिस करना है इक्वेशन का, ठीक है। ये आपके पास करंट की इक्वेशन है जो आपने ड्रॉ की है, सिर्फ ये है, इसके अंदर क्या लेना है आपने, करंट है डी क्यू ओवर डी टी होता है, जो माइनस क्यू ओवर आर सी की शक्ल में आपने लेना है। लूप रूल के ऊपर आपने अप्लाई करना, ई इक्वल टू 0 हो गया ना। अब आपका जब आप शुरू करोगे कि अब आपके पास कैपेसिटर चार्ज है, अब आपने उसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर में से बैटरी को हटा देते हैं, बैटरी हट गई, ई 0 हो गया, बैटरी हट गई। ये देखें, ये ऐसा कर, बैटरी हटा दी, क्लोज सर्किट बना दिया आपने, बैटरी ख़त्म कर दी तो ईएमएफ ख़त्म हो गई, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 15 आ गई। इक्वेशन नंबर 15 को आपने रीअरेंज कर रखना है, और उसके बाद इसको जब स्टार्टिंग वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें चार्ज फुल है, ये स्टार्टिंग करंट आ गया आपके पास फुल, ऐसा ही कम होगा, ठीक है जी। और आपने अब इक्वेशन नंबर 15 को जब रीअरेंज करेंगे इंटीग्रल की फॉर्म में तो ये आंसर आएगा। इसमें अब लिमिट गौर से देखें, ये आपके पास इधर टोटल चार्ज और ये बाद में जो चार्ज बचेगा आफ्टर डिस्चार्जिंग, ये 0 टाइम और ये आफ्टर टाइम टी, ये लिमिट्स हैं इनकी। इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वन, वही लॉग वाला कॉन्सेप्ट, और टी की जगह 1 की जगह टी आएगा, 1 आएगा, 1 पे जब वो टी माइनस 0 लगाओगे तो टी आ जाएगा। ये है ना, इस तरह इंटीग्रेशन आप करते हो तो एक्स आता है 0 टू टी कर दें तो यह आ जाएगा टी माइनस 0, यानी टी बचेगा ना, तो वो टी ओवर आर सी आ गया। जब आप लॉग ख़त्म करोगे लॉग, तो राइट साइड आपकी ई की पावर में शिफ्ट होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन आ गई। और उसके बाद इस इक्वेशन को आपने लेके जाना है करंट की फॉर्म में।
तो ये आपके पास लास्ट इक्वेशन है इस टॉपिक की। ठीक है, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को आपने डिस्कस करना है, इसको प्रिपेयर करना है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसका बनता रहता है। और बाकी इसके अंदर काम ख़त्म यहाँ तक। और कल इंशाल्लाह ताला फिर हम अगला इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।